मेरा नाम स्वरा है। गली गली जाकर मैं चूड़ियाँ बेचती थी। एक दिन मैं एक मोहल्ले में चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाज लगा रही थी, जब अचानक एक बड़ी बुजुर्ग सी महिला भागती हुई आई। उसके साथ मेरी जोरदार टक्कर हो गई और मेरी सारी चूड़ियाँ भी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गई थी। उसने घबराकर मुझे देखा। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं चिल्लाई और कहा कि अरे बीबी जी, ये क्या हरकत है? ये तुमने क्या कर दिया? मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। उसने मुझे इशारे से शांत रहने के लिए कहा और अचानक मुझे एक छोटा सा सूटकेस पकड़ाने लगी। कहने लगी कि ये तुम अपने पास रख लो, ये मेरी अमानत है। मैं कुछ दिन के बाद आकर तुमसे इसे ले लूंगी। लेकिन मैं घबरा गई। मैंने कहा, अरे अरे, ये तुम मुझे क्या देकर जा रही हो? वो बूढ़ी औरत तो फौरन ही वहां से चली गई। मैं उसे आवाज देती रह गई, मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसका हुलिया देखकर बताया जा सकता था कि वो किसी अमीर परिवार से थी। फिर इसी तरह 6 महीने गुजर गए और वो औरत अपनी अमानत मुझसे लेने नहीं आई। एक दिन मैं चूड़ियाँ बेचते बेचते शहर जाने वाले रास्ते पर चली गई थी, जब अचानक मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी भीख मांगने वाली औरतें खड़ी हुई हैं। मेरी नज़र अचानक उस औरत पर गई जिसने मुझे वो छोटा सा सूटकेस दिया था। मैं भागते हुए उस औरत के पास गई उसकी अमानत देने के लिए, तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और एक तरफ उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो कहने लगी कि इसे एक बार खोलकर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसे खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गरीब लोगों की भी क्या जिंदगी होती है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी लेते हैं। मैं सहारनपुर जैसे एक गांव में रहती थी, जहां पर मेरी बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। वैसे हमारे गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। हमारा गांव बहुत बड़ा था। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी। मेरे पिता श्री जनक सिंह, जिनको गांव में सारे ही लोग एक वेद की पहचान से जानते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत अच्छे वेद थे जो बहुत सारे लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों का इलाज किया करते थे। गांव के सारे ही लोग मेरे पिताजी को जानते थे और ज्यादातर लोग अपनी कई कई पुरानी बीमारियों का इलाज उनसे करवाते थे। जब तक पिताजी जिंदा थे हमारे घर का गुजारा ठीक से हो रहा था। हालांकि हम लोग तब भी गरीब थे, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय अपनी दवाइयां बेचते तो लोग उन्हें बहुत कम पैसे दिया करते थे। फिर मेरा जन्म हुआ। जब तक मैं 7 साल की हुई तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। पिताजी भी जिंदा थे, लेकिन एक दिन अचानक पिताजी बेहोश हो गए और उनके बेहोश होने की वजह किसी को समझ न आई। गांव के लोग इकट्ठा होकर उनको शहर के अस्पताल में लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पिताजी की मौत ने मुझे और मेरी माँ को तोड़कर रख दिया था। ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया था। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने गांव के घर घर और गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दी थी और इस तरह हम दोनों का गुजारा होने लगा। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने जाना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त ने मेरी माँ को बूढ़ा और बीमार बना दिया था। माँ को मैंने घर बैठाया और फिर मैंने खुद घर घर जाकर औरतों को उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं सबसे खूब सारी बातें भी करती थी और सुबह सवेरे घर से जितनी भी चूड़ियाँ बेचने के लिए लेकर निकलती थी, उन सारी चूड़ियों को बेचने के बाद ही घर में दाखिल होती थी। ये मेरा उसूल था। अब भले ही किसी रंग की चूड़ी अगर किसी औरत को पसंद ना आती तो मैं अपनी बातों के तीर चलाकर उनको चूड़ियाँ बेच ही देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को ये जाहिर नहीं किया कि मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए कितनी तरसी हुई हूँ। मैं जानती थी कि हमारे घरेलू हालात कैसे हैं, इसलिए मैंने कभी भी अपनी माँ से किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की थी। अगर मैं किसी चीज़ को तरसती हुई नज़र से देखती तो मेरी माँ पहले ही समझ जाती थी कि वो चीज़ मुझे चाहिए, इसलिए वो मुझे वही चीज़ दिलवाने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं उनसे इनकार कर दिया करती थी कि ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और फिर मैं बहुत ही कम पैसों वाली सस्ती सी कोई भी चीज़ खरीद लेती थी, जिससे मेरी माँ को तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि मेरी माँ भी ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी ने कभी उनसे कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हम लोग अपना पेट भर लिया करते थे, बस हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन बचपन से लेकर जवान होने तक मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें दबी हुई थी। सबसे पहले ख्वाहिश तो ये थी कि मैं पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। हमारे गांव में ज़्यादातर जमींदार लोग रहा करते थे। उनके बच्चे सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर अपनी अपनी सवारी से या फिर शहर जाने वाली बस में बैठकर शहर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे
और मैं उन बच्चों को तरसती हुई नज़रों से देखा करती थी। मैं चाहती थी कि काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाती होती, मगर मेरी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रही। वैसे तो हमारे गांव में सरकारी स्कूल भी था, मैं चाहती तो मेरा एडमिशन वहां भी हो सकता था, मगर हालात और समय ने मुझे वहां भी मात दे दी थी। मेरे पास स्कूल जाने का समय ही नहीं था। सस्ती चूड़ियाँ शहर में मिलती थी, जहाँ से चूड़ियाँ खरीदकर हम महंगे दाम में गाँव की औरतों को बेचा करते थे। उसके लिए मुझे हफ्ते में एक बार सुबह के 9 बजे शहर जाने वाली बस में बैठकर चूड़ियों के थोक विक्रेताओं से अच्छी अच्छी चूड़ियाँ खरीद कर लाती थी और फिर वही चूड़ियाँ पूरे एक हफ्ते तक गाँव में बेचा करती थी। उनसे जो पैसे आते, उन पैसों से मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा भी कर रही थी और अपनी माँ का इलाज भी करवाया करती थी। हमारे गांव में बहुत सारी अमीर औरतें थीं जो मुझसे चूड़ियाँ खरीदती भी थी और मुझे अपनी बेटियों के और अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करती थी, जिनको मैं और मेरी माँ पहन लिया करते थे। बस कुछ इसी तरह हम लोगों की जिंदगी चल रही थी। हर दिन मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ बेचूं, इसीलिए कुछ औरतों से चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको अपनी चूड़ियाँ पहना ही देती थी और उनसे अच्छे पैसे वसूल लिया करती थी। मेरी माँ एक नरम दिल और दुआ देने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती थी कि बेटा, ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तू इतनी मेहनत करती है, खेलने कूदने की उम्र से ही तूने चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया और अब तो तू जवान हो गई है और जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। ये उम्र तेरी शादी की है, लेकिन तू अपनी माँ की देखभाल और हमारा पेट भरने के लिए ये सब कुछ करती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि ऐसी उम्र में तुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं अपनी माँ से कहती कि माँ, मेरे लिए सब कुछ तुम ही तो हो, मुझे शादी नहीं करनी। शादी करके मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? और मेरी इस बात पर माँ सिर्फ मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रख दिया करती थी। मैं रात को जब अपनी कमाई लेकर घर लौटती थी तो सबसे पहले मेरी माँ की दवाई खरीदती थी और अगर ज़्यादा पैसे बच जाते तो उनके लिए कोई फल भी खरीद कर ले जाती थी, जिसको देखकर मेरी माँ खुश हो जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ की सेहत बन जाए, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा कोई था भी तो नहीं। हमारे सारे ही रिश्तेदार दूसरे गांव में रहते थे, जो मेरे पिताजी के मरने के बाद कभी हमें पलटकर देखते ही नहीं थे, इसलिए हम लोग भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। मेरी माँ हमेशा मेरी तारीफ किया करती थी, कहती थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ऊपर वाला तुम्हारा भाग्य अच्छा करे और तुम्हारे भाग्य में खुशियाँ लिख दे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही थी कि मेरी फिक्र करने वाली और मेरा ख्याल रखने वाली मेरी माँ भी जिंदा है। मेरी सबसे बड़ी कमाई तो उनकी प्रार्थना ही थी और फिर इसी तरह जिंदगी गुजरती गई। एक वो आम सा दिन था जब मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए सुबह सवेरे रोज की तरह अपने घर से निकल गई थी और बाजार में आकर औरतों को रंग बिरंगी और अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ दिखा रही थी और आवाज लगा रही थी कि नीली पीली हरी लाल चमकदार सुंदर सी चूड़ियाँ ले लो। मैं गाँव में मशहूर थी चूड़ी वाली लड़की के नाम से। हर कोई मुझे चूड़ी वाली लड़की कहकर पुकारता था, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर आदमी ही चूड़ियों का व्यापार किया करते थे। एक मैं ऐसी थी जो औरतों को घर घर जाकर और उनसे अटपटी बातें बनाकर उनको चूड़ियाँ पहना दिया करती थी और उनसे चूड़ियों की कीमत वसूल लिया करती थी। जब बाजार में चूड़ियाँ बेचते बेचते मैं थक जाती थी, तब मैं लोगों के घरों में जाती थी और उस दिन भी मैं बाजार में अपनी चूड़ियाँ आवाज लगा लगा कर बेच रही थी। कुछ लोग रुककर खरीद रहे थे तो कुछ आगे निकल रहे थे। अचानक सामने से एक औरत से मेरी जोरदार टक्कर हो गई और उसकी टक्कर की वजह से मेरा चूड़ियों से भरा बैग और मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो सब भी जमीन पर गिर गईं। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने कहा, अरे बीबी जी, कहाँ भागी जा रही हो मेरा नुकसान करके? आखिर ये क्या हरकत है? उसने हैरान होकर मुझे देखा। वो बड़ी उम्र की औरत थी, मेरी माँ की उम्र जितनी, मगर उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे ठहर कर देखा और देखा कि मेरी आंखों में मेरा नुकसान होने की वजह से नमी आ गई है। शायद वो मेरी गरीबी और मजबूरी की हद समझ गई थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। फिर उसने अचानक एक छोटा सा नीले रंग का सूटकेस मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, तुम मुझे माफ़ कर देना। और इसके साथ ही प्लीज़ तुम मेरी एक मदद भी कर दो, इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना मेरी अमानत के तौर पर। मैं जल्द ही इसे आकर तुमसे ले जाऊंगी। मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ के बाजार में टहलते हुए देखा है। मैं उसकी बात पर घबरा गई और मैंने कहा, लेकिन बीबी जी, ये तो आपका सामान है, आप मुझे क्यों दे रही हो? उसने मेरा हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहने लगी
कि बस इसे रख लो, मैं वापस आ जाऊंगी जल्द ही इसको लेने के लिए। अभी मैं उससे आगे कुछ और कहती, वो औरत तो वहां से भागी चली गई और मेरी नज़र एक बार उस पर जा रही थी तो दूसरी बार ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी रोजी रोटी पर। मैंने इतनी महंगी और कीमती चूड़ियाँ जो मैं बड़ी मेहनत से शहर से जाकर लेकर आया करती थी और यहाँ गांव में बेचती थी, उस औरत ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया था। और तो और ऊपर से मुझे ये सूटकेस भी थमा गई थी कि मैं इसका ख्याल रखूं। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगी, क्या मैं उसकी नौकर हूँ? बूढ़ी औरत एक तो मेरा नुकसान कर गई, ऊपर से मुझे काम भी देकर चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसका सूटकेस और ज़मीन पर बिखरे अपने सामान में से अपना बैग उठाकर और साबुत चूड़ियाँ उठाकर शर्मिंदगी के साथ अपने घर आ गई थी। कई महीनों में आज ये दिन आया था कि मैं बहुत जल्द अपने घर वापस आ गई थी। मैंने जैसे ही अंदर जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद किया तो माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि बेटा, आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गई हो। मैंने उनको बताया कि माँ, क्या बताऊँ मैं तुमको, आज बाजार में मेरी टक्कर एक बूढ़ी औरत से हो गई थी। उसने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और जाते जाते मुझे अपनी एक अमानत भी दे गई। कह रही थी कि इस सूटकेस में मेरी कोई अमानत है, इसे अपने पास बड़े संभाल कर रखना, कुछ दिनों के बाद आकर वो मुझसे ले जाएगी। उसे पता है कि मैं बाजार में रोज जाती हूँ, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इस सूटकेस में जो सामान है वो निकाल कर मैं अपने नुकसान की भरपाई कर लूँ, मगर तुमने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं इसे घर लेकर आ गई हूँ, अब मैं अपने नुकसान की भरपाई उसके सामान से ज़रूर करूँगी। आखिर देखूंगी तो सही कि इस सूटकेस में उसकी ऐसी भी कौन सी अमानत है। मैं सूटकेस खोलने ही जा रही थी कि तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? ये उस औरत की अमानत है, उसने तुम्हें बहुत भरोसे के साथ दिया है और तुम्हें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी हो तुम उसे मत खोलो। और जैसा कि तुमने बताया कि वो औरत बूढ़ी थी और इस सामान में उसने अपनी कोई अमानत बताई है, तो ज़रूर वो औरत किसी बड़ी परेशानी की वजह से मजबूर होगी, जो तुम पर भरोसा करने के बाद तुम्हें अपनी अमानत सौंप कर गई है। मैंने अपनी माँ की बात सुनकर अच्छा माँ कहकर सर हिला दिया था और कह दिया था कि मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी। लेकिन दिल में कई सवाल उठते रहे। ये सूटकेस इतना कीमती था तो वो औरत इसे वापस क्यों नहीं लेकर गई? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें ढेर सारे पैसे हों या फिर कोई राज छुपा हुआ हो। लेकिन मैंने अपनी माँ की नसीहत पर गौर किया और सूटकेस खोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और मैं रोजाना अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी, मगर उस औरत का मुझे कहीं कुछ पता नहीं लग सका था, क्योंकि वो दोबारा अपना सूटकेस लेने के लिए आई ही नहीं थी। उस सूटकेस को मैंने अपने घर पर अपनी अलमारी में बहुत संभाल कर रखा हुआ था। एक दिन रात का समय था जब हमारे गांव में अचानक चोर आ गए और कुछ लोगों के घर तो चोरी भी हो गई। मैं भी बहुत परेशान हो रही थी और डर रही थी कि कहीं हमारे घर भी चोर न घुस आए, क्योंकि यहाँ उस महिला की अमानत मेरे पास रखी हुई थी। मैं उसे किसी और के हवाले नहीं करना चाहती थी। हमारे घर के आसपास के घरों में तो चोरी हुई, मगर शुक्र था कि हमारे घर में चोरी नहीं हुई। और वैसे भी मुझ जैसे गरीब के यहाँ उन्हें कीमती कोई भी सामान नहीं मिलता। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं उस सूटकेस को खोलकर देख लूं, क्योंकि उसको खोलकर देखने का मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मैं एक दो बार उसे खोलने के लिए उस तक पहुंची भी थी तो मेरी माँ ने मुझे रोक लिया और यही कहा कि बेटा नहीं, किसी दूसरे की चीज़ पर अपनी नज़र मत डालो। ये तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी हुई है और उसकी चीज़ का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर मैं कब तक इस सूटकेस का ख्याल रखती? उस महिला ने मुझसे कहा था कि वो कुछ दिनों के बाद आकर इसको ले जाएगी, लेकिन 3 महीने गुजर गए थे और उस औरत का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मैं हर महीने इस बाजार में उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी जहाँ पर मेरी उस औरत के साथ टक्कर हुई थी, मगर वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी। मैंने अपनी माँ की बात मानकर खुद से एक बार वादा किया कि ये सूटकेस मैं कभी नहीं खोलूंगी और ना ही किसी को दूंगी जब तक इसकी असल मालिक वापस नहीं आ जाती। मगर वो वापस नहीं आई। ये सूटकेस शायद मेरी तकदीर को बदल सकता था, लेकिन अगर मैंने इसको किसी गलत तरीके से खोला तो शायद ये मेरी बर्बादी का सबब भी बन सकता था। वक्त गुजरता गया और कुछ और महीने इसी तरह से निकल गए। अब पूरे 6 महीने हो चुके थे और मैं इसी तरह गली गली कूचे कूचे जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और उस औरत की भी तलाश करती थी जिसने मुझे सूटकेस दिया था। काश वो मुझे मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसको उसकी अमानत वापस लौटा दूं। वक्त गुजरता गया और कुछ और महीने इसी तरह से निकल गए। अब पूरे 6 महीने हो चुके थे और मैं इसी तरह गली गली कूचे कूचे जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी
और उस औरत की भी तलाश करती थी जिसने ये मुझे सूटकेस दिया था। काश वो मुझे मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसको उसकी अमानत वापस लौटा दूं। मैंने अपनी गांव की कुछ सहेलियों को उस सूटकेस के बारे में बताया तो वो हैरान होने लगी और कहने लगी कि इतने महीने गुजर चुके हैं, अब वो औरत कभी तुमसे वो सूटकेस लेने नहीं आएगी। छोड़ो उसे और खोल कर देख लो, शायद उसमें पैसे हों जो तुम्हारे काम आ जाए। फिर तुम्हें यूं दर दर लोगों के घर जाकर चूड़ियां बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम तो आराम से अपने घर बैठकर खाओगी। मगर मेरा दिल नहीं मानता था और मैं हर किसी से यही कहती थी कि मैं उसे नहीं खोलूंगी, उस औरत को वापस करके ही रहूंगी। कई बार दिल में सवाल उठता था कि क्या वो औरत जिंदा भी है या फिर किसी हादसे का शिकार हो गई, और अगर वो मुझसे अब तक अपनी अमानत वापस लेने नहीं आई तो फिर क्यों नहीं आई। हर दिन मेरी नज़र उस बाजार पर भी होती थी जहां पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी, मगर हर बार की तरह वो मुझे नहीं मिलती थी। एक दिन ऐसा आया जब मुझे शहर चूड़ियां खरीदने के लिए जाना पड़ गया। मैं चलते चलते जब आगे की तरफ गई तो अचानक मेरी नज़र सड़क पर बैठे बहुत सारे भीख मांगने वाले लोगों पर गई। उसमें बहुत सारी औरतें भी मौजूद थीं। मेरी नज़र अचानक उनमें मौजूद एक औरत पर जा पहुंची। मेरी नज़र सख्ती से उस पर जम गई, जो पुराने कपड़े, गंदे से बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, और वही औरत जिससे 6 महीने पहले मेरा टकराव हुआ था। ये वही औरत थी। इसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई, क्योंकि इसकी हालत बड़ी ही खराब थी और ये भीख मांगने वाली औरतों के बीच खड़ी हुई आते जाते लोगों को तरसती हुई नज़रों से देख रही थी। इसे तो मैंने पहले महंगे कपड़ों में अच्छे हुलिये में देखा था। आज वही औरत नंगे पैर और फटे पुराने कपड़ों में गंदा सा चेहरा लिए सड़क पर बैठी थी। उसका चेहरा बदल चुका था और वो मुझे काफ़ी कमज़ोर भी नज़र आ रही थी। मैं शॉक्ड रह गई थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। वो यहाँ इस हाल में क्यों बैठी थी? क्या ये सच में कोई भीख मांगने वाली औरत है या फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ है? मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब कुछ महीनों पहले उसने मुझे वो छोटा सा सूटकेस दिया था और कहा था कि ये बहुत ही कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मगर वो इतने समय से वापस नहीं आई थी और आज जब वो मुझे मिली तो मैं हैरान रह गई थी। वो भिखारन की तरह वहाँ ज़मीन पर बैठी हुई थी। वो लोगों की तरफ रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देख रही थी। कोई उसे भीख दे रहा था तो कोई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दिल में ढेर सारे सवाल उठने लगे कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उनके करीब गई और उनको आवाज़ लगाई कि बीबी जी। मैंने उनको गौर से देखा तो उन्होंने भी धीमे से मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर उनकी आंखों में चमक उभरी, जैसे समय के पर्दे हट गए हों। उनके होंठ कांप गए तो उन्होंने कहा कि तुम। मैंने कहा बीबी जी, मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने अपनी अमानत सौंपी थी, जो आपको बाजार में चूड़ियाँ बेचते हुए मिली थी। मगर आप कहाँ थी इतने समय से? मैं तो आपको काफ़ी समय से तलाश कर रही हूँ, मगर आप मुझे कहीं मिली ही नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ इस हालत में मिलोगी। आपको याद है कि आपने मुझे एक दिन अपना सूटकेस दिया था रखने के लिए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया और मेरे दिल में भी ये ख्याल कि ये बूढ़ी महिला भीख मांगने वाली औरत है जो सूटकेस इसने मुझे दिया था, कहीं इसने उसे कहीं से चुराया तो नहीं था या फिर कोई और बात थी। वो मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली ये मुस्कुराहट उदासी भरी थी। उसने कहा कि तुमने वो सूटकेस संभाल कर रखा था? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वो मेरे पास है। मैंने उसे खोलकर कभी नहीं देखा। मैंने तो इंतज़ार किया कि तुम आओगी और उसे वापस ले जाओगी। मैं तो तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटाने के लिए तुम्हें बाजार में हर रोज़ ढूंढती रही थी। वो जो कुछ भी कह रही थी उसके शब्दों में मुझे कोई पुरानी याद या जख्म छलकता हुआ नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरी दुनिया उजड़ गई बेटा, मैं कहीं की नहीं रही। मेरे पास सब कुछ था, मगर जब सब कुछ लुट गया और बर्बाद हो गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ हूँ लेकिन कहीं की नहीं रही। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, क्यों? आपके साथ ऐसा भी क्या हुआ? उन्होंने सर झुका लिया और कहा, वो सूटकेस जो मैंने तुमको दिया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं उसे तुमसे लेने वापस नहीं आ सकी। मेरी बहू को पता चल गया था कि वो बैग मेरे पास था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं बर्बाद हो गई और सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आई। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं हैरान रह गई कि ये तकदीर का कैसा खेल था। मैं उस औरत की पूरी कहानी जानना चाहती थी, क्योंकि उसके चेहरे से दर्द साफ साफ जाहिर हो रहा था। वो औरत मेरी माँ की उम्र की थी।
मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा देती हूँ। उसने थके हुए शब्दों में कहा कि अब अमानत कैसी बेटा, सब कुछ तो खत्म हो चुका। मगर मैंने जिद की कि नहीं, जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमको मिलेगी। मैं उसे बस में बिठाकर वापस अपने घर ले आई थी। माँ ने जब उसे घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो मैंने अपनी माँ को बताया कि ये वही औरत है जिन्होंने मुझे कई महीनों पहले वो सूटकेस दिया था। मेरी माँ ने उनको घर के अंदर अच्छे से बिठाया। वो बिल्कुल खामोश बैठी रही, जैसे कोई तकलीफ उसकी आत्मा में शामिल हो गई थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वो सूटकेस निकाला। मैंने उनका सूटकेस उनके सामने रखा। ये लो बीबी जी, तुम्हारी अमानत। जब उस औरत ने सूटकेस की तरफ देखा तो ऐसे खुश हुई जैसे उसने किसी खोई हुई चीज को दोबारा से पा लिया हो। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने मुझसे कहा कि बेटा, एक बार इसे खोलकर तो देखो। फिर मैंने एक ही झटके से अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने मुझे इशारा दिया कि तुम इसे खोल सकती हो। मैंने उस बैग को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वो राज था जो मेरी आंखों के सामने खुल गया था। सूटकेस के अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ पैसे, कुछ जेवर और एक मोबाइल था। और एक सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली चीज, एक शर्ट जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये सब देखकर मैं घबरा गई और मैंने सवाल किया, इसमें इतना कीमती सामान है, आपने ये सब कुछ मुझे रखने के लिए दिया था, तो फिर आप इसे मुझसे वापस लेकर क्यों नहीं गई और भीख मांगने पर क्यों उतर आई? और ये खून से सनी हुई शर्ट किसकी है? वो महिला खामोश बैठी रही, जैसे उनकी आत्मा कहीं दूर जा चुकी हो। फिर उन्होंने धीरे से सर उठाया। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे का खून है, मेरा बेटा, जवान बेटा, जो मेरा इकलौता सहारा हुआ करता था। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया कि बेटा। मैंने हैरानी से दोहराया और कहा कि आपका बेटा मर गया है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि हाँ बेटा, मेरा इकलौता बेटा पराग, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम लोग ख़ानदानी अमीर लोग थे। हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। जब मेरा बेटा जवान हुआ, वो अपने पिता का कारोबार संभालने के लायक हुआ, तब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा बचा, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। वो जवान हो चुका था। मैं उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद ही मुझसे अपनी पसंद जाहिर कर दी और एक नीलिमा नाम की लड़की के बारे में बताया। कहने लगा कि माँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने उससे उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई थी। वो तो एक मामूली सी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी, जबकि मेरा बेटा एक राजकुमार जैसी जिंदगी गुजार रहा था। उसके तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। बहुत अमीर परिवार के लोग उसे अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन उसने जिस लड़की को पसंद किया था वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने मुझसे जिद की और कहा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ नीलिमा से ही करेगा। मैं उसकी जिद के आगे हार गई और उसकी खुशी की खातिर मैंने नीलिमा के साथ उसकी शादी करवा दी। मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश था। बहू भी अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मुझे पता चला कि मेरी बहू में कुछ गड़बड़ है। वो जब से हमारे घर में आई थी, बहुत ही फिजूल खर्ची करने लगी थी। हालांकि वो खुद मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की है, अपनी सारी ख्वाहिशों को यहाँ आकर पूरा कर रही है, मगर वो कुछ ऐसे भी खर्चे किया करती थी जो मुझे हजम नहीं हो रहे थे। वो अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टियां करने लगी थी, जबकि कभी मेरे बेटे ने भी ऐसा नहीं किया था। दोस्त तो उसके भी थे, मगर वो उनको घर में लाकर कभी पार्टी नहीं करता था। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। मगर कुछ दिनों के बाद उसके दोस्तों ने हमारे घर में आना बंद कर दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो बहू ठीक हो गई, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरा बेटा सही सलामत ऑफिस गया था और रास्ते से किसी का फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मेरे बेटे का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अपने जवान बेटे को खोकर मैं बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि नीलिमा, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, जो अभी नई नई सुहागन थी और ऐसे ही मौके पर विधवा हो गई थी, उसके चेहरे पर मुझे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में वो आंसू नहीं थे जो एक औरत की आंखों में उसके पति के मरने पर होते हैं। उसने अपनी आंखों में एक मामूली सी नमी उतार रखी थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखावे की नमी है। उसे मेरे बेटे की मौत का जैसे कोई सदमा ही नहीं था, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था। मैं अपने बेटे के गम में निढाल हो गई। मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
मेरी बहू विधवा हो चुकी थी, लेकिन बेटे के मर जाने के बाद तो उसने अपने आप को और भी ज्यादा फ्रीडम दे दी थी। वो तो सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहनती थी, कोई शोक भी नहीं मनाती थी। और तो और मैंने देखा था कि वो अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों से खूब फोन पर बातें किया करती थी। मुझे बहू की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने उससे कहा भी था कि तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, मेरा बेटा अब यहाँ नहीं है, शायद मेरे बेटे के बिना तुम्हें ये घर सूना लगे। मगर उसने कहा कि ये घर मेरे पति का है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसके ऐसे कड़क बिहेवियर पर मैं हैरान रह गई थी, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं ज्यादातर बीमार रहने लगी थी और हमेशा अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। मैं कम ही कमरे से बाहर निकलती थी, इसलिए मुझे पता नहीं चलता था कि घर में कौन आता जाता है। एक दिन मुझे हमारे घर की नौकरानी ने बताया कि मालकिन, भाभी जी से मिलने के लिए हर रोज कोई लड़का आता है, वो उनके कमरे में चला जाता है। भाभी जी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं और उसके साथ काफी लंबा समय बिताती हैं। ये बात जब मुझे नौकरानी ने बताई तो मैंने अपनी बहू पर नजर रखनी शुरू कर दी। नौकरानी की कही हुई बात बिल्कुल सही थी। मुझे पता चल गया कि वो लड़का कौन था। इस लड़के को पहले भी मैं अपने घर में देख चुकी थी। जब बहू घर में पार्टी करती थी तो ये लड़का अक्सर हमारे यहाँ आया करता था। बहू कहती थी कि ये उसका दोस्त है, मगर मुझे बहू की हकीकत पता चली कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। क्योंकि मेरी बहू को लगता था कि मैं अब बीमार हो चुकी हूँ और मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकती, लेकिन वो भूल रही थी कि ये घर उससे ज्यादा मेरा था, इसलिए घर की एक चीज पर उससे ज्यादा मेरी नजर थी। बहू की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में मौजूद थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खराब कर दिया और जब उसका बॉयफ्रेंड कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं हुआ। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो बहू उसके बहुत नजदीक बैठी हुई थी। ये सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा इस घटिया लड़की से मोहब्बत करता था। बस उसके बाद क्या था, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तो बहू ने और उसके बॉयफ्रेंड ऋतिक ने मुझे मौके पर ही पकड़ लिया और कहा कि बुढ़िया, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम तुझे मार देंगे। उन्होंने हमारे घर के नौकरों को भी काम से निकाल दिया और मुझे खामोश रहने के लिए कहा। बहू ने कहा कि जैसा मैं करती हूँ मुझे करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके अगले ही दिन मैंने देखा कि वो दोनों चोरी चुपके बातें कर रहे थे कि उन्होंने मेरे बेटे को मारा। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं खुद पर काबू न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे घर में क्या हो रहा था? इस लड़की के आ जाने की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ये भी कहा था कि अब ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। उसने दौलत की खातिर ही मेरे बेटे का जानबूझकर एक ट्रक वाले से एक्सीडेंट करवाया, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपना बेटा तो मैं खो चुकी थी, लेकिन ये सारी जायदाद मैं खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के सारे ही पेपर्स और हमारे घर की तिजोरी में रखे सारे जेवर और पैसे इस सूटकेस में कर लिए। मुझे मेरे बेटे की ये खून से सनी हुई शर्ट मेरी उस गाड़ी से मिली थी जिसमें बैठकर मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था। मैंने ये सारे सबूत इस सूटकेस में इकट्ठा करके रख लिए थे और इस सूटकेस को मैंने खामोशी से अपने कमरे में छुपा दिया था। मैं बहू के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करती थी और ना ही ये जाहिर करती थी कि मुझे उसकी सारी हकीकत पता चल गई। वो क्या चाहती है ये सारी हकीकत भी, और वो क्या कर चुकी है ये सारी हकीकत भी, मगर मैंने उसे कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। अभी मेरे बेटे की मौत को एक हफ्ता ही गुजरा था। बहू चाहती थी कि मुझे भी रास्ते से हटा दे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुझे मारकर रास्ते से हटाना चाहती थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने फौरन ही घर से भागने का फैसला किया, लेकिन मुझे मारने से पहले वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। उसने पूरे घर में प्रॉपर्टी के पेपर्स और तिजोरी में रखा रुपया, पैसा और जेवरात भी अपने हवाले करने की कोशिश की, मगर उसे तिजोरी खाली मिली थी। वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ मैंने गायब किया है, क्योंकि घर से भागने से 2 घंटे पहले मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए देख लिया था। वो उससे कह रही थी कि अब हमें इस बुढ़िया को भी रास्ते से हटाना होगा, मगर इससे पहले हमें इस बुढ़िया को टॉर्चर करके सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। उसके लिए हमें पेपर्स की ज़रूरत है और वो सारे जेवरात भी चाहिए जो इस बुढ़िया ने छुपाकर रख दिए हैं, क्योंकि मैंने बहू को भी जो शादी पर जेवरात चढ़ाए थे वो सारे ही जेवरात भी उसके कमरे में रखी अलमारी की तिजोरी से चुरा लिए थे। बहू के पास अब कुछ भी नहीं था और जब वो दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे तब मैंने अपने मोबाइल से उन दोनों की वीडियो बना ली थी और ये मोबाइल भी मैंने सूटकेस में रख लिया
और फिर मैं घर से भाग निकली। भागते भागते मैं यहाँ इस गांव में आ गई और कई दिनों तक उस सूटकेस को लेकर यहाँ की सड़कों पर टहलती रही थी। मगर हर सड़क, हर गली और बाजार में मैंने तुम्हें जरूर देखा था, जो चूड़ियां अपने हाथ में लेकर दिन से लेकर रात तक टहलती रहती थी। मैं जानती थी कि बहू ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन मैं भागते भागते एक बस में बैठ गई थी, जो बस मुझे यहाँ इस गांव में छोड़कर चली गई। नीलिमा को पता भी नहीं होगा कि मैं उसको चकमा देकर कितनी दूर तक आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ लोग मेरे पीछे लग गए और ये सूटकेस मुझसे चुराने की कोशिश करने लगे। मैं उनसे भागते भागते जब भीड़ वाली जगह पर आ गई तो मेरी तुमसे टक्कर हो गई और फिर उन चोरों को पता ही नहीं चला कि मैं इतनी भीड़ की जगह में कहाँ छुप गई। मैंने जल्दबाजी और घबराहट में तुम्हें ही अपना सूटकेस दे दिया और कहा कि ये तुमसे आकर मैं ले जाऊंगी, और फिर मैं वहां से चली गई। मगर मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तुमसे अपना सामान ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि जब मैं वहां से भागी थी तब एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर गांव के ही कुछ लोगों ने मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और फिर मैं काफ़ी दिनों तक अस्पताल के बेड पर पड़ी रही। उन्होंने मुझे अपनी टांग दिखाई और कहा कि ये देखो बेटा, मैं ठीक से चल भी नहीं सकती, सिर्फ खड़ी हो सकती हूँ और बैठ सकती हूँ, तो ऐसी हालत में मैं तुमसे अपना सामान लेने क्या आती। लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए मैं जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गई और फिर यहीं पर लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा कर लेती हूँ। बेटा, अब काफ़ी समय हो गया और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बहू के नाम भले ही मेरे पति की जायदाद न हो, मगर वो सब पर अपना कब्जा जमाकर बैठ गई होगी। मेरे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और मेरी हालत ऐसी हो गई। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये बात रोते हुए शब्दों में कही तो मेरी और मेरी माँ की आंखों में भी उनकी कहानी सुनकर आंसू आ गए थे कि इस जैसी लाचार और बूढ़ी औरत को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। मेरी माँ ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बहन जी, रोना बंद करो, अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहीं हमारे साथ रहना। हम भले ही गरीब लोग हैं, मगर दूसरों की मदद करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मेरी माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि आप लोगों को देखकर विश्वास होता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी ख़त्म नहीं हुए। वो अब हमारे घर में थी, मगर उनको देखकर ना जाने क्यों मेरे अंदर की आत्मा चीख रही थी और कह रही थी कि स्वरा, क्या तू इस औरत को इंसाफ नहीं दिला सकती जिसके चेहरे पर बेबसी छाई हुई है? क्या तू इसके बेटे के कातिलों को सज़ा नहीं दिलवा सकती? क्या सब कुछ जानते हुए भी तू अनजान बनना चाहती है? ये ख्याल आते ही मैं उनके पास गई। मैंने कहा, बीबी जी, मैं आपकी मदद करूंगी, आपके बेटे के कातिलों को सज़ा दिलवाऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहा कि बेटा, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने कहा, हम लोग मजबूत हैं, हमारे पास सबूत है। भले ही ये सारे सबूत हमारे लिए कोर्ट में पेश करने के लिए कम है, मगर हम और सबूत भी तो इकट्ठा कर सकते हैं ना। उन्होंने अपनी आंखों में नमी उतारते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी हो बेटा। फिर हम दोनों ने मिलकर एक गहरा प्लान बनाया। उन्होंने मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ समझा दिया था और फिर क्या था, अगले ही पल मैं अपना काम करने में कामयाब हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियों का थैला उठाया और मैं वहीं पर पहुंच गई जहां मुझे जाना था, बंगले के बाहर। बीबी जी का बंगला, जिस पर उनकी बहू ने कब्जा किया हुआ था। मैंने गेट पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हरी, पीली, लाल, नीली, काली, गुलाबी, सारे रंग की चमकती हुई चूड़ियां खरीद लो। तब ये गार्ड वहां आया और मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम आखिर क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मुझे मालकिन से मिलना है, मैं अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां उनको बेचना चाहती हूँ। मगर वो गार्ड मुझे वहां से भगाने लगा। मगर मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर की आवाज़ सुनकर नीलिमा, बीबी जी की बहू, बाहर आ गई थी और मैं उसे पहली नज़र में देखते ही पहचान गई थी कि ये वही औरत है। वो आई और कहने लगी कि आखिर किस बात का शोर मचाया हुआ है। तो मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि अरे मालकिन, मुझे आपका ही इंतज़ार था, मैं आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। उसने कहा कि हमें चूड़ियाँ नहीं चाहिए, यहाँ से जाओ। मैं जल्दी से उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मालकिन, मैं बहुत ही परेशान हूँ। देखो ना, मैं जवान लड़की और इस तरह घर घर जाकर चूड़ियाँ बेच रही हूँ। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे अपने घर में नौकरानी की नौकरी पर रख लो ना, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, मैं बहुत ही फुर्तीली हूँ। उसने कहा कि हमें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ। मैं फिर से उसके कदमों में गिर गई और अब की बार मैंने उसके कदमों को मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि नहीं मालकिन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो ना, आप जो काम कहोगी मैं आपके घर का वही काम करूँगी, प्लीज़। फिर मेरे काफ़ी ज़िद करने पर उसने मुझसे तंग आकर कह दिया कि अच्छा ठीक है, कल से काम पर आ जाना।
मैं उसकी इस बात पर खुश हो गई थी और फिर अब अगले ही दिन से मैंने बंगले में काम करना शुरू कर दिया था और मैं नीलिमा और उसके बॉयफ्रेंड पर भी नज़र रखने लगी थी। वो दोनों कब क्या करते थे, कहाँ जाते थे, घर में कैसी कैसी बातें करते थे, उन सारी बातों पर भी मेरी नज़र होती थी। बीबी जी का वही मोबाइल जिसमें पहले से ही काफ़ी सारे सबूत थे और थोड़े से सबूतों की हमें ज़रूरत थी, मैं वही मोबाइल अपने साथ लेकर आ गई थी। धीरे धीरे मैंने नीलिमा और उसके बॉयफ्रेंड का भरोसा जीता और फिर उनकी परमानेंट नौकरानी बन गई। इस काम में मुझे लगभग 2 महीने लग गए थे। वो लोग अब मेरी तरफ से बेफिक्र रहते थे। नीलिमा ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ शादी कर ली थी। रॉकी खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसने ही बीबी जी के बेटे को मारने में नीलिमा का पूरा पूरा साथ दिया था, क्योंकि वो खुद भी इस दौलत पर राज करना चाहता था। वो बीबी जी के बेटे का सारा बिजनेस खुद चला रहा था, मगर जब रात के समय वो दोनों खामोशी से कमरे में बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे और बातें करते थे, तब मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही चोरी चुपके मोबाइल किसी छुपी हुई जगह पर लगा दिया करती थी और जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाया करती थी। मैं रोज घर जाकर उनकी रिकॉर्डिंग चेक करती तो कई ऐसे राज होते थे जो वो दोनों आपस में बातें करते हुए बयान करते थे, जिसमें यह भी जिक्र कई बार आया था कि उन्हें बीबी जी की तलाश है और वो उन्हें ढूंढकर उनसे घर के पेपर्स हासिल करना चाहती है, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड रॉकी ने कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुढ़िया मर गई हो, क्योंकि काफ़ी समय से वो यहाँ आई ही नहीं है। नीलिमा ने कहा था कि अगर वो मर गई होगी तो ज़्यादा बेहतर है। वो लोग नकली पेपर बनवाकर इस घर को अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही मुझे पुलिस को सारे सबूत देने थे, जितने सबूत हमारे पास पहले के थे और जितने सबूत मैं अब तक इकट्ठे कर चुकी थी। मैं बीबी जी को अपने साथ पुलिस के पास ले गई और वो मोबाइल, उनके बेटे के खून से सनी हुई शर्ट और सूटकेस में मौजूद प्रॉपर्टी के पेपर्स और जेवरात, सारी ही चीज़ें उनको दिखा दी थी। पुलिस वालों ने बीबी जी को इंसाफ दिलाने का वादा किया और सारे सबूत देखने के बाद उन्होंने रॉकी और नीलिमा को अरेस्ट कर लिया। रॉकी और नीलिमा को अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक मामूली सी नौकरानी बनकर उन दोनों पर इस तरह कड़ी नज़र भी रख सकती हूँ और उनकी एक एक बात को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। बीबी जी ने सामने आकर अपने बयान दिए और वो अपने बेटे के कातिलों को सज़ा दिलवाने में और अपनी जायदाद को वापस अपने कब्जे में लेने में कामयाब रही थी। पुलिस उन दोनों को ले जा चुकी थी और जब उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद सख्ती से उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। नीलिमा बीबी जी के बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसकी दौलत पर उसकी नज़र थी, इसलिए उसने बीबी जी के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने के बाद प्लानिंग करके घर में अपना कब्जा जमा लिया और उनके बेटे को ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर उसको जान से मरवा दिया और फिर उसके बाद वो कानूनी तौर पर सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी, लेकिन इस सब के लिए उसे घर के कागजात नहीं मिले। बीबी जी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उनके बेटे के कातिलों को सज़ा मिल गई थी और उनकी अमानत भी उनके पास वापस आ गई थी। वो मेरी शुक्रगुजार हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। अगर तुम न होती तो मेरी कोई मदद नहीं करता बेटा। मैं उनकी मदद करने के बाद जब वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरी गैर होते हुए भी मदद की और मेरे सामान की भी हिफाजत की। मैं तुम्हें अपने घर में जगह देना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ और तुम्हारी माँ, जिन्होंने मुझे काफ़ी समय तक अपने घर में रखा और मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं तुम दोनों माँ बेटी का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। अब मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने और मेरी माँ ने उनसे मना भी किया था, मगर वो नहीं मानी और उन्होंने हम दोनों माँ बेटी को अपने घर में रख लिया और फिर उसके बाद मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बदल गई। वो ज़िंदगी जिसके लिए मैं कभी सपने देखती थी, तरसती थी। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला किस्मत को इस तरह भी मोड़ दे देता है कि जहाँ हमें उम्मीद भी न हो, हमें वहाँ से खुशियाँ मिल जाती हैं और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। मैं आज बीबी जी के घर में उनकी बेटी बनकर रहती हूँ। वो मेरी माँ से भी बहुत प्रेम करती हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अपने बेटे का बिजनेस वो खुद ही संभाल रही हैं और उन्होंने मेरी शादी भी एक अच्छे और अमीर परिवार में तय कर दी है, ये कहकर कि मैं उनकी बेटी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।